अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाउंड्री कंडीशंस में जो मेरे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या है। हमने EMD2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की मेरे पास वीडियो नंबर 9 है। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम गिरफ़त की बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बुक के अकॉर्डिंग हम इस चलेंगे। तो ये देख मेरे पास रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन क्या है इस केस में। तो सबसे पहले इधर हमारे पास इसमें ना कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन जो हमारा असल टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असल टॉपिक? तो ये इक्वेशन है 25। इस इक्वेशन को समझने के लिए हमें तमाम ये जो पिछला पेज है इसको समझना पड़ेगा। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको हमने सेकंड स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। यानी कि अच्छा, इधर देखें कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये वाली, ओके, और एक हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है ये हमारे पास। ओके, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, यहाँ इसके दरमियान ये मेरे पास ये जो पंजाबी में गंढ मारी होती है। दो स्ट्रिंग को आपस में हमने मिलाप किया होता है, उनको जोड़ा होता है इसमें। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। तो अब जो हमारे पास जो टेंशन है स्ट्रिंग में, इसमें और इसमें जो टेंशन है, यानी हम जानते हैं ना जो स्ट्रिंग होती है उसमें टेंशन होती है, तो वो इस दोनों में सेम है। लेकिन जो हमारे पास मैथ पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि जिसको हम लीनियर मैथ डेंसिटी का भी नाम देते हैं, तो जो वो हमारे पास है यानी कि जिसको म्यू कहते हैं, परमेबिलिटी का नाम देते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। इसमें अलग है, इसमें अलग है। ओके, तो जब हमारे पास म्यू ही कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब जब हमारे पास वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू टी ओवर म्यू। ये सेम होता है, ये सेम, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी सेम नहीं है। अब हमारे पास इधर ये हमारे पास जीरो है, एक ये कंडीशन है। अब जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ यहाँ से वो हमारे पास जीरो लेस देन है, और जो यहाँ से होता है वो मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है, ये हमारे पास है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। जब हम बात करते हैं इस साइड की, लेफ्ट साइड की, तो उस केस में जो हमारे पास होता है वो इंसिडेंट पार्ट होता है। यानी कि देखना, जब हम वेव ट्रैवल करती है, मिसाल के तौर पर ये वेव ट्रैवल कर रही है, ओके, तो अब जो कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, तो यही सब इधर इधर है कि जो मेरे पास जब हम इंसिडेंट की बात करते हैं, यानी कि जब हम वेव को भेजते हैं, वेव यहाँ भेजने का मतलब क्या है, इधर हम स्ट्रिंग की एग्जांपल ले रहे हैं। स्ट्रिंग दोनों रस्सियाँ हैं, तो जब हम एक रस्सी को एक, यानी कि यहाँ से ऐसे ऐसे अप डाउन करेंगे, यहाँ उसमें वेव क्रिएट होगी ना, वेव पैदा होगी, तो वो इंसिडेंट होगी। तो वो इंसिडेंट कहाँ से होगी? इस रीजन में होगी ना, यानी कि ये स्ट्रिंग 1 है, तो इधर से हम अप डाउन करेंगे ना, तो ये किस रीजन में, इस रीजन में आ रहा है ना, तो यहाँ से हम पकड़ कर करेंगे। तो ये इसलिए जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है इक्वल टू लेस देन जीरो है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट है, तो जो रिफ्लेक्ट कुछ जो ट्रांसमिट हो जाएगी, इससे टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्ट होगी उस केस में भी ये जो ट्रांसमिट यह यही रीजन रहेगा, तो इसलिए इधर मेरे पास ये लेस देन जीरो है। लेकिन जो ट्रांसमिट हो जाएगी अगले रीजन में चली जाएगी, अगली स्ट्रिंग में चली जाएगी, वहाँ जो रीजन होगा वो जी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ट्रांसमिट के ये है। ओके, ट्रांसमिट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये इंसिडेंट है। यानी कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एक ही रीजन में है, तो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो नेक्स्ट रीजन में होता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं, तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। अब वही बात बताई गई है, ओसिलेशन होती है, यानी कि अब यहाँ देखना, यहाँ से लेकर यहाँ ये मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, अब यहाँ से है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ओके, तो इन्फिनिटी जहाँ मर्जी ले वो हमारे ओपिनियन। अच्छा, ये यहाँ देखें सेम फ्रीक्वेंसी है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर ओसिलेटिंग। यानी कि यहाँ ओसिलेटिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें ओसिलेशन हो रही है, ये देखें ना, ओसिलेशन है। ओके, ये साइनोसाइडल वेव है। ओके, तो ये अगर साइनोसाइड है तो उसकी वजह से हमारे पास ओसिलेटिंग होती है। अच्छा जी, तो जो मेरे पास होती है सेम फ्रीक्वेंसी होती है, तो यही बताया गया है इसमें। अच्छा, जो सेम फ्रीक्वेंसी का है ना, इसको हम
ये देखें, जब हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे ना, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑब्लिक इंसिडेंट, इसमें हम सेम फ्रिक्वेंसी वाला सिस्टम होगा, केस होगा, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी। खैर वो काफ़ी नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। अब देखें कि ये मेरे पास क्या है, वेवलेंथ, ये मेरे पास वेव वेक्टर है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंस दी वेलोसिटीज आर डिफरेंट, यानी कि जिस तरह हमने पहले ये बताया था, अगर मेरे पास म्यू जो मेरे पास है ये डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट, इसका मतलब है मेरे पास वेलोसिटी भी डिफरेंट है। ओके, अगर मेरे पास वेलोसिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब है जो मेरे पास वेवलेंथ भी डिफरेंट है और जो मेरा वेव वेक्टर है वो भी डिफरेंट है। यानी कि देखें, जो मेरे पास v1 और v2 है, किसके इक्वल होता है, k2 और k1। ओके, यानी कि हम रिलेशन जानते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन, ये देखें, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। ओके, जो हमारे पास है वेवलेंथ और जो के दरमियान है वो इनवर्स रिलेशन है, और जो मेरे पास है वेलोसिटी, अच्छा ये तो खैर हम बाद में देखेंगे। ये देखें, जो वेलोसिटी है, अच्छा यानी कि ये देखें, ये वेलोसिटी 1 अगर ऊपर है ना, ये नीचे है, तो k1 नीचे होगा, k2, यानी कि ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा दूसरे के। ओके, इस रिलेशन को हम इधर देखेंगे कि जब हम देखेंगे ना, ये देखें k1 है तो इधर हम k2 v2 लिखेंगे, अगर k2 है तो इधर v2 आना चाहिए, लेकिन हम जो कि इनवर्स रिलेशन है इसलिए इधर हम v1 लिखेंगे। तो खैर वो हम बाद में देखते हैं। तो पहले ये है कि v1 जो होगा ओवर v2 इज होगा k2 और k1। तो अब हम जानते हैं जो हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान, ये देखें कि वेवलेंथ और जो वेव वेक्टर इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो k2 ऊपर है तो वेवलेंथ जो हमारे पास होगी ये नीचे होगी, k1 नीचे है, वेव वेक्टर नीचे है, तो हमारी वेवलेंथ ऊपर होगी 1। ओके, तो ये रिलेशन है हमारे पास। अब यही जो मैंने ये तीनों इक्वेशन के, इन तीनों इक्वेशन को जो कंबाइन करके हम 25 इक्वेशन यहाँ बना देते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब यहाँ एक इसने जो ग्रिफिथ बुक लिखा हुआ है कि स्लाइटली का मतलब क्या है, कि ये देखें कि चूंकि हमारे पास जो वेव है, जो स्ट्रिंग में हम वेव क्रिएट करते हैं सोर्स की वजह से। अच्छा, जो इधर हमने इधर देखे ना, इधर हम एक लफ्ज़ वर्ड स्टडी किया ना, सेम फ्रिक्वेंसी का मतलब भला क्या है, कि जो हम इस स्ट्रिंग को एक तरह अप डाउन करते हैं ना, तो वो हम सेम सोर्स से करते हैं। ओके, ये नहीं है एक दफ़ा बहुत अप डाउन कर लिया, दूसरी दफ़ा कम अप डाउन, फिर अप डाउन, ऐसा नहीं है, हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, उसका सेम फ्रिक्वेंसी का यही मतलब होता है। अच्छा जी, अब चूंकि हमारे पास जो वेव है ये साइनोसाइडल है, तो साइनोसाइडल में यानी कि ओसिलेशन होती है। ओसिलेशन मतलब कि हमारे पास जो कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूस है। ओके, तो अब जब हमारे पास ये सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, कोई बॉर्डर है, कोई नॉर्मल ये नॉर्मल है, तो अब जब हमारे वेव आएगी तो यहाँ कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। इसलिए जो ग्रिफिथ है वो कह रहा है कि जो मेरे पास जी नेगेटिव होगा, जी इक्वल टू नेगेटिव ये ज़ीरो है वो पॉजिटिव इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं ये मेरे पास जी इक्वल टू ज़ीरो है, जिस तरह हमने ये कहा था, ये वाला। ओके, तो अब जो मेरे पास कहते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि ये तो पॉजिटिव है ना, ये जीरो और ये जी लेस देन ज़ीरो है। तो अब जो ये जीरो नेगेटिव है और जो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कह रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस है, साइनोसाइडल है, ऑसिलेशन होती है, इस वजह ये है। हाँ, ये नहीं है कि ये देखें ना कि जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये देखें ना ओरिजिन से काफ़ी दूर है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। हाँ, जो करीबली है, स्लाइटली होंगे, वो एक दूसरे के करीब होंगे। तो यही इसने 26 इक्वेशन में हमें बताया हुआ है। ओके, तो अब इस 20 इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास यही आएगा जो ऊपर वाला है। ओके, तो अब ये देखें, ये डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम में यही बताया गया है कि ये हमारे पास इंसिडेंट है, तो ये यानी कि इंसिडेंट पल्स है। तो ये बी पार्ट में क्या बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव ट्रांसमिट, यानी कि जब इंसिडेंट पार्ट आएगा, वेव आएगी, जो स्ट्रिंग में वेव क्रिएट होगी, वो इस नॉक से टकराएगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी इससे, लेकिन जो होगी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वो सेम ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन जो मेरे पास जब नेक्स्ट मीडियम में चले जाएगा उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ओके, ये याद होना पड़ेगा। अब यहाँ देखें,
अब डिपेंड करता है कि जो हमारे पास ये जो रस्सी है, ये स्ट्रिंग 1 है ना ये वाली, और ये स्ट्रिंग 2 है। ये जो हमने पंजाबी गंढ मारी होती है ना, जो इसमें रिलेशन होता है ये इसके दरमियान, ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के दरमियान, अगर ये काफ़ी बड़ा है, लार्ज है, तो हमारे पास फिर क्या क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा डिसकंटिन्यूस स्लोप होगा। और जो हमारे पास अगर ये स्लाइडली है तो हमारे पास फिर यही शेप रहेगी। ओके, तो अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 26 27 क्वेश्चन को हम 28 क्वेश्चन में इस तरह लिख सकते हैं, वही है जो हमने पीछे लिखा है। यानी कि सिर्फ क्या किया है कि ये देखें, ये मेरे पास रियल पार्ट में लिखा हुआ है। अब इस रियल पार्ट को हमने एम्पलीट्यूड की, कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। ओके, ये ऊपर हमने डाल दिया हुआ है, पता नहीं इसको कैप कहते हैं, लब इधर जाने। तो अब जब हम इस को जो मेरे पास है ना 28 को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, ये देखें, ये है बाउंड्री, इसको हम मद्देनजर लिख सकते हैं, इस तरह कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो मेरे पास जी लेस देन जीरो है, वो पॉजिटिव का जी ग्रेटर देन जीरो है, इसका यही मतलब है। तो जो लेस देन पार्ट है इसमें दो पार्ट आते हैं, एक इंसिडेंट है, एक रिफ्लेक्टेड है। लेकिन जब जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो उसमें सिर्फ एक ही पार्ट आता है जो ट्रांसमिटेड है। तो अब जो मेरे पास ये वाला होगा ना, ये वाली फंक्शन होगा, जब लेस देन होगा, तो उस केस में हमारे पास जो होगा मतलब इंसिडेंट भी है। ओके, के वन जी नेगेटिव ओमेगा टी प्लस, और रिफ्लेक्टेड भी है हमारे पास। ओके, तो के वन जी ओमेगा टी, ये देखिए यहाँ के वन है, के वन इसका मतलब है ये सेम ही रीजन में है। ओके, ये क्या है, दोनों सेम रीजन में, जिस तरह मैंने पहले बताया। ओके, अच्छा जी, अब ये है, तो ये दरमियान में इक्वल आ गया, लो जी इक्वल डाल दिया। अब हमारे पास फिर इसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी के लिहाज से, किसका, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमारे पास कौन सा आता है, ये केस है, जिसमें सिर्फ हमारे पास ए टी वाला केस आएगा। ओके, तो टी है, तो ये हमारे पास के, यहाँ के टू आएगा। तो के टू क्या है, सेकंड मीडियम आ चुका है। तो जब इसको हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके लिहाज से जो हमारे पास इक्वेशन ये हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब ये मैं आप पर छोड़ा हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आती है, बिल्कुल सेम है। चलिए अर्ज कर देते हैं कुछ पॉइंट्स। ये देखें, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी रहेगी, और ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी ही रहेगी। ओके, बस फ़र्क क्या आएगा, जब इसको यानी कि जब हम दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल के, हम यानी कि मिसाल के तौर पर एक्सपोनेंशियल है, हमारे पास 5x है, तो जब इसका हम विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो हमारे पास ये टर्म सेम टू सेम आएगी, लेकिन इसका भी जो पावर होती है उसका भी हमारे पास डेरिवेटिव लेते हैं जो 5 होगा। ओके, इसी तरह इसका जो हमारे पास पावर है, पावर में क्या है हमारे पास है, जो हमारे पास होगा k1 आएगा। ओके, क्योंकि हम जी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, सिर्फ इसके लिहाज से करेंगे तो हमारे पास के वन रहेगा। ओके, तो जब इसको करेंगे तो ये भी के वन है, तो इधर भी के हमारे पास के वन आएगा, तो बाकी ये टर्म भी वैसे की वैसी ही रहेगी। ओके, तो जब इसको करें तो इधर हमारे पास के टू आएगा, तो बाकी जो मेरे पास टर्म है वो भी वैसे की वैसे ही रहेगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, के वन, ये मेरे पास बच जाएगी। तो ये के टू है, ए टी है। ओके, तो अब इसमें से के वन कॉमन निकालें, तो हमारे पास ए आ रही है, बच जाएगी इस तरह, तो के टू है, टी है। ओके, तो यही इधर हमारे पास लिखा हुआ है, ये देखें। ओके, सॉरी गलती हो गई, वो क्या है माइनस की, ये वाला माइनस आएगा, माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है ना, यानी कि जब जो वेव है इससे जो रिफ्लेक्ट होगी, तो इंसिडेंट वेव इस जानब जाए जो रिफ्लेक्ट होगी, तो उसका एंगल क्या होगा, 180 का होगा ना, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, माइनस भी आएगा। अच्छा, इसमें माइनस भला कौन सा, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला, इधर हम पेंसिल दूसरी यूज़ कर लेते हैं। इधर हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव होगा वो यहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि जाते हुए जो ये पॉजिटिव थी, तो लेकिन जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमारे पास ये नेगेटिव होगा। अब जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो तब हमारे पास ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव में चेंज होगा। ओके, तो इस वजह से हमारे पास इधर नेगेटिव चलाता आ रहा है। तो ये मेरे पास इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर ली हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना कि हमने इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट करने के से पहले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो मेरे पास जब
ये वाला पार्ट है जी से, जो पहले वाला मीडियम है वो इस ये होता है, जो मीडियम के बाद वाला है वो ये है। ओके, ये तो हम पहले जानते हैं। ये यानी कि ये देखें ना, यही लिखा हुआ है ना ये वाला, और इसको हम ना लिखें ये वाला पार्ट, तो हमारे पास ये सिर्फ यही बचता है, ये वाला और ये वाला बचता है। तो यही हमने लिखा हुआ है प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा इधर मेरे पास पॉजिटिव है। ओके, इधर मैं पॉजिटिव, लेकिन जब ये नेगेटिव किस की वजह से आता है, जो यहाँ पावर में जो ई की पावर नेगेटिव, यहाँ जो इस नेगेटिव जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो उसकी वजह से मेरे पास ये नेगेटिव में आएगा। तो अब यह क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो हम इसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं। ओके, कैंसिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखें, जो हमारे पास ये है ना करीबी करीबी वाला हिस्सा, ये पार्ट ये हमारे पास, जिसको हम जी इक्वल टू ज़ीरो नेगेटिव कह रहे हैं, जी इक्वल टू ज़ीरो पॉजिटिव कह रहे हैं। तो इस केस में है, अगर बात करें हम ये पॉइंट लेकर एक ये पॉइंट उस केस में इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास जो है 29 इक्वेशन है, ये देखें। अब ये इक्वेशन ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने किया हुआ है, ट्राई की हुई है, तो उसको देखते हैं। ये देखें कि ये मेरे पास दो इक्वेशंस है ना, हमने क्या किया हुआ, पहली टर्म जो पार्ट है इसमें क्या है कि आर है और आई है, ट्रांसमिशन वाला कोई भी इसमें सिस्टम नहीं है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। ओके, ये देखें सिंपल है बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा के एस के साथ, तो मैं यहाँ ए जो मेरे पास होगा कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वाला, उसकी वैल्यू निकालूंगा। इसकी वैल्यू को निकालने के बाद मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जब यहाँ इसको पुट कर दूंगा तो इसको मैं मैनेज करूँगा, तो मैं करने के बाद इसको मैं सोल्व करूँगा, तो सोल्व करने के बाद मेरे पास फिर यही आ जाएगा। ओके, मेरे पास ये बच जाएगा। तो यहाँ से आप जो नेक्स्ट जो टर्म है वो निकाल सकते हैं। क्या निकाली हुई है, ए आर है, तो जो मेरे पास ए आर इधर ही रहेगा ये वाला। ओके, या आर ये वाला ए आर इधर ही रहेगा। तो ये तो पहले ही इधर लिखा हुआ है ना, के वन नेगेटिव के टू, तो ए टी है। तो जो मेरे पास ये वाला पॉजिटिव पार्ट होगा ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, यही इधर लिखा हुआ है, ये देखिए। ओके, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ओके, सिर्फ एक स्टेप नहीं लिखा हुआ, मैंने अब लिख दिया है। ये ए आर है रिफ्लेक्टिव वाला, और ये ए टी है। ओके, अब मैंने काफ़ी कोशिश की है, तो लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। तो अभी हम देखते हैं, जो मैं जवाब ही दे देता हूँ, लेकिन मुझे है ना अथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा। इधर भी के वन आ रहा है, इधर भी के वन हमारे पास आ रहा है। ओके, लेकिन इधर मेरे पास क्या है, के वन है, के टू आता है, के वन के टू, लेकिन इधर मेरे पास के वन आ रहा है। तो इसकी बजाय तो के वन की जगह मैं के टू भी ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, क्यों, क्योंकि जो हम इधर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना, कि जो मेरे पास ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कब सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जब मैं हमारे पास ये देखें, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। तो हम ये पॉइंट ले रहे हैं जो इस जो z इक्वल टू 0 है इसके करीबी करीबी वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव है, z इक्वल टू ये पॉजिटिव है। ओके, तो इस केस में जो हमारे पास होता है ना, k1 की बजाय हम k2 लिख सकते हैं। मेरे जहन के मुताबिक जो आंसर आ रहा है, इसलिए इसकी k2 की जगह हम k1 और k1 की जगह k2 भी लिख सकते हैं। अगर कोई टीचर या कोई आप लोगों को पता है कि यहाँ K2 क्यों नहीं आ रहा, तो आप उसकी रीज़न कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं भी इसको इम्प्रूव कर सकूँ। लेकिन मैंने अपनी गलती बता दी है कि मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो डेट सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बता दिया कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑब्टेन्ड हो गया। अब ये किस तरह ऑब्टेन करेंगे, ये भी हमारे पास ईजी है, तो ये भी मैंने किया हुआ है। तो ये देखें, ओके, सिर्फ क्या किया है, इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐड कर दिया हुआ है। ये देखें कि जब इसको हम ऐड करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है, तो k1 को इधर लेकर मैं k1 डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बच गई है। ओके, तो ये देखें यही बना है, k1 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। तो क्या है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये 2 कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वाला बन जाएगा। तो जब इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास ये हो जाएगा, ये अलग प्लस ये अलग लिखा जाएगा। ओके, तो ये k1 नीचे है, तो इसको जो हम सोल्व कर लेंगे ऐसे। तो सोल्व करने के बाद जो k1 किधर ले आएंगे, तो फिर इसको इस स्टेप में, फिर स्टेप में, फिर स्टेप में हम इजीली आ जाते हैं। बिल्कुल से आपके सामने है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कि आगे हमारे पास एट इज इक्वल टू 2k1 ओवर k1 प्लस k2 और ए इंसिडेंट वाला पार्ट आ गया है। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। ओके, तो ये
अच्छा, वीडियो लेंथ हो रही है तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये देखें, अब ये आगे क्वेश्चन नंबर 29। तो अब हम पहले इधर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास K2 है तो K2 की जगह हम क्या लिखेंगे, V1, K1 की जगह K2 लिखेंगे, यानी कि इनवर्स रिलेशन है ना। ओके, तो अब क्या है, K1 है, K1 की जगह V2 लिखेंगे, K2 की जगह V1 लिखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास K1 है तो V2 लिखेंगे। यानी कि अब जो मेरे पास है ना, वेव वेक्टर से हम वेलोसिटी की टर्म में हमने लिख दी हुई है ऊपर वाली इक्वेशंस को। ओके, तो अब जो मेरे पास ये देखना, ये जो मेरे पास ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, इसको कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड को। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स को रियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये हमने रियल फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स को, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, इसको हम अगर हम रियल में लिखना चाहें, ए है तो ये मेरे पास रियल है। ओके, इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यही हमने इधर लिखा हुआ है कि ये देखें, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हमने रियल एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब इधर दो मेरे पास कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग लाइटर है, हल्की है, यानी कि ये देखें, ये स्ट्रिंग 1 है, ये मिलाप है दोनों स्ट्रिंग का, यानी कि गंड मारी हुई ये थे। तो ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है। तो हमने पहले बताया हुआ था कि जो मेरे पास टेंशन इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, लेकिन जो मेरे पास है ना परमेबिलिटी इसमें डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट है, दोनों में। ओके, तो अब जब हमारे पास ये जो सेकंड स्ट्रिंग है, अगर ये इसका वॉल्यूम ये हल्की है स्ट्रिंग 1 से, फिर क्या होगा उस केस में, जब हमारे वेलोसिटी होगी ना इसकी ज़्यादा होगी, किसकी, स्ट्रिंग 1 की। स्ट्रिंग 1 में जो वेव की वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास छोटी बॉल है और एक मेरे पास बड़ी बॉल है, जब इसको सेम वेलोसिटी से हम फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से भागेगी बॉल और ये कम वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि इसका मैस कम है, ये हल्की है। यही वजह है, ये है कि जब हम भारी स्ट्रिंग से हल्की स्ट्रिंग में जाते हैं तो जो मेरे पास होती है इसमें वेव ज़्यादा ट्रैवल करती है ज़्यादा स्पीड से। तो यही इधर बताया गया, जब हमारे पास V2 हो ग्रेटर होगा V1 से, तो उस केस में जो हमारे पास होगा ये वाला जो फेज एंगल होगा वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, और अगर इसका उल्ट हो जाए, उल्ट होने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग अगर वो हैवियर है, यानी ये हैवियर हो जाए फर्स्ट स्ट्रिंग से, तो उस केस में जो हमारे पास होगा इंसिडेंट होगा, उसका जो फेज होगा उसमें ये भी आ जाएगी। ये देखा ना, जो मेरे पास आ रही है वेव, ये लाइटर है स्ट्रिंग ये वाली, तो जो मेरे पास ये हैवियर है, तो पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट ज़्यादा पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हैवियर है, लेकिन कुछ ट्रांसमिट होगा। तो अब जो रिफ्लेक्ट है उसकी वजह से मेरे पास ये क्या इधर ये आ जाएगा। ओके, इसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये मेरे पास ट्रांसमिट। ओके, सॉरी मेरे पास यही आएगा, जो फेज होगा ना आर, यही आएगा। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये इधर आकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है इस बुक पर। पहले केस में ये था, इक्वल थे, सेकंड केस में हमारे पास ये है, ये क्या है, हमारे पास पाई आ जाता है, यानी कि 180 आ जाता है। अच्छा, जो मेरे पास है ना, ये देखें, जो मेरे पास ये है ना, जो फेज है इंसिडेंट, वो फेज ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल होगा, यानी कि जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ होगा ना वो इंसिडेंट के इक्वल होगा, ये हम पहले ही जानते हैं। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, हमें ये क्या बता रही है, हमें जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि आप ऊपर वाले तरीके से समझ लें या इस तरीके से समझ लें। यानी कि ये देखें, जब हमारे पास ये फर्स्ट केस था, जब हमारे पास क्या थी, सेकंड जो स्ट्रिंग थी वो लाइटर थी, उस केस में हमारे पास V2 ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है। इसका उल्ट ये है ना, जिस तरह हम पहले बता चुके हैं कि ये देखिए यहाँ उल्ट है। ओके, कि अगर हमारे पास ये μ2 है तो अब लेस है, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी उल्ट है इधर। अब अच्छा, जब सेकंड लाइटर जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो लाइटर होती है, उस केस में हम क्या समझ लेते हैं इसको, कि जो सेकंड है लाइटर है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो V1 है इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो फिर इसको इसके साथ हम डिफ्रेंशिएट मिलाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसी तरह जो V1 होगा, इस यहाँ भी इसको निगलेक्ट कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 बचेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म आएगी। एक तो ये मेथड है। ओके, तो दूसरा मेथड है इस इक्वेशन से समझने का। ओके, इसी तरह जब हमारे पास जो सेकंड पार्ट अगर हैवियर है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो मैं V2 है इसको इसको हम कैंसिल कर देते हैं,
फिर इसको और इसको हम एलिमिनेट करेंगे। एक मेथड ये है। अब सेकंड मेथड जो मेरे पास है वो इस इक्वेशन से है कि अब जो सेकंड क्वेश्चन है सिर्फ सेकंड पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट को समझने के लिए लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स जो मेरे पास ये टर्म है जो इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है या फिर इसकी इक्वल है, जो हमने इधर लिखी हुई है ये माइनस वाली, इसकी इक्वल है, इसको हम इस इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। यानी कि देखें ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इधर भी K1 है, इधर भी K1 है। इसका मतलब क्या है, ये 0 से पीछे है। ओके, 0 से पीछे का होने का मतलब क्या है, इस पार्ट में है, इस पार्ट में इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टिव जो केस में होते हैं उसको हम इस इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारे पास आया, जिस तरह हमने ये कहा था कि जो इंसिडेंट नेगेटिव पाई आया है, या पाई मतलब 180 आया है, तो ये हमने इधर पुट कर दिया इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड है उसको हमने इसके पुट कर दिया। यानी कि जो हमारे पास हम इधर बताया कि इसे जो हमारे ट्रांसमिटेड इंसिडेंट इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन इसकी जगह हम इंसिडेंट वाला पार्ट लिख दिया हुआ है, फेज वाला। ओके, तो जो ये नेगेटिव है इस की वजह से आया, तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। खैर एक और लास्ट पॉइंट रह गया इसमें, ये हो गया। अब लास्ट पार्ट ये है कि अगर हम सपोज करते हैं जो सेकंड स्ट्रिंग है वो बहुत इनफाइनाइटली मैसिव है, यानी कि जो मेरे पास ये सेकंड स्ट्रिंग है ये इतनी मैसिव है कि इनफाइनाइट तक पहुंच जाती है, तो फिर क्या होगा, जो मैं ट्रांसमिशन होगी वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखें ना, अगर ये ही बहुत ज़्यादा मैसिव हो गई है और ऐसी मैसिव कि इनफाइनाइट तक पहुंच गई है, तो जो वेव आएगी वो टकराने के बाद फिर वापस चली जाएगी। इसलिए जो ट्रांसमिशन होगा इस केस में वो हमारे पास 0 की इक्वल होगा। तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक था।